सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हमारी एक पर्टिकुलर मसल्स के अंदर आपका सार्कोमियर अरेंज रहता है, किस तरीके से एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं, क्योंकि जब एक्टिन और मायोसिन एक साथ मिल जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। रिलैक्स स्टेट में हमने देखा था ना, ये आपका एक्टिन था, ये आपका मायोसिन था। जो रेड कलर से थिक फिलामेंट है वो मायोसिन है, जो थिन है ये क्या है, एक्टिन है। दोनों एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि प्रॉपर पूरा कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। देखिए, सबसे पहले जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किस तरीके से स्केलेटल और कार्डियक मसल के केस में बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है, बट स्मूथ मसल के केस में प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तब आप यहाँ पे आइए। ठीक है, तो देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है आपका स्केलेटल मसल में, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल, और दूसरा जो है आपका स्मूथ और कार्डियक के केस में सेम टाइप का होगा, स्मूथ ऑब्लिक कार्डियक में लिख देती हूँ क्योंकि दोनों के केस में आपका सेम टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, स्केलेटल मसल के केस में जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। बट इन केस ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल जो कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वो कैसा होगा, आपका मायोजेनिक। तो क्या डिफरेंस है न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो देखिए, न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है कि स्केलेटल मसल तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जब न्यूरॉन का इनपुट आएगा। कोई बाहर से कोई न्यूरॉन आपका मैसेज भेजेगा, क्योंकि ब्रेन मैसेज भेजेगा, ऑब्वियसली किसके थ्रू भेजेगा, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेजेगा। तो बाहर से जब कोई न्यूरॉन अपना इनपुट देगा तभी जाके स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। जेनिक मतलब देना, है ना, और किसने दिया, न्यूरॉन ने। जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, न्यूरॉन्स की वजह से। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए बाहर से किसी न्यूरॉन के इनपुट की जरूरत पड़ी। इसीलिए देखो, जो केस होता है पैरालिसिस का, पैरालिसिस के केस में क्या होता है, आपका ब्रेन और जो आपकी मसल्स हैं उनके बीच का कनेक्शन टूट जाता है ना। ब्रेन चाहे आपका अच्छे से वर्क कर भी रहा है, क्योंकि दो टाइप की पैरालिसिस होती है, या तो है कि आपका ब्रेन ही भाई काम करना बंद कर दिया, तो वो एक केस हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ब्रेन आपका अच्छे से काम कर रहा है बट न्यूरॉन्स में कहीं डैमेज हो गया, क्योंकि ब्रेन और मसल को कनेक्ट करने का काम किसका है, न्यूरॉन का, है ना। तो दोनों केस हो सकते हैं ना। तो ये आपका क्या है, और ये तीसरा केस भी हो सकता है मसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना, कि जो मैसेज आ रहा है उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है ना। तो पैरालिसिस के केस में, पैरालिसिस भी अलग अलग टाइप की होती है। मान लीजिए कि ब्रेन ने, तो चलो पहला केस तो ये हुआ कि ब्रेन ने काम किया ही नहीं, ब्रेन ने आपकी इंफॉर्मेशन आगे को कन्वे नहीं की, ब्रेन डेड हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वो वाला केस होगा एक तो पैरालिसिस का। भाई मसल वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि मसल्स को क्या चाहिए, मैं बात कर रही हूँ स्केलेटल मसल की, क्योंकि स्केलेटल मसल को किससे इनपुट चाहिए, ब्रेन से चाहिए। ठीक है, तो ब्रेन से इनपुट मिल नहीं रहा है तो बात खत्म। दूसरा केस, ब्रेन ने इनपुट दिया है लेकिन जो बीच में न्यूरॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है मसल के साथ, तो मसल तक वो मैसेज नहीं पहुंचा रहे। तो दूसरा केस ये भी है। उस केस में भी आपकी मसल पैरालाइज्ड होंगी, आपकी बॉडी पैरालाइज्ड होगी, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी जाके बोन्स में मूवमेंट होता है और आपकी बॉडी लोकोमोटर एक्टिविटी परफॉर्म कर पाती है। थर्ड केस, सपोज न्यूरॉन भी सही है, ब्रेन भी सही है, लेकिन हुआ क्या, मसल्स में जो रिसेप्टार होते हैं जो कि मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टार ही डैमेज हो गए। लाइक इन केस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल एंड प्लेट में प्रेजेंट जो एनएम रिसेप्टार होते हैं, अभी देखेंगे उनका क्या रोल है। निकोटिनिक रिसेप्टार जो कि एसिटाइल कोलिन के होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलिन है। एसिटाइल कोलिन के दो टाइप के रिसेप्टार होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टार होते हैं वो भी कौन से वाले, एनएम, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारी मसल्स एंड प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं। तो सपोज अगर वो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि वही न्यूरो जो आपके रिसेप्टार्स हैं वही आपके क्या हो जाते हैं,
डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब रिसेप्टार्स ही नहीं है तो ब्रेन चाहे कितना भी मैसेज भेजे, न्यूरॉन चाहे कितना भी मैसेज लेके आए, जब आपके मसल्स में उसको एक्सेप्ट करने के रिसेप्टार ही नहीं बचे हैं तो कैसे आपका मूवमेंट होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्केलेटल मसल में जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं, न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। न्यूरॉन का इनपुट आएगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा न्यूरॉन्स के थ्रू और न्यूरॉन इनपुट देगा मसल को, मसल रिसीव करेंगी, तभी जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? दैट्स वाई स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है आपका, न्यूरोजेनिक है ना। स्मूथ और कार्डियक मसल के केस में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मायोजेनिक होता है। क्यों मायोजेनिक बोला? मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मतलब देना। तो ये जो स्मूथ और हमारी कार्डियक मसल हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना वो खुद ब खुद होते हैं। आपकी स्मूथ जो मसल सेल है और कार्डियक मसल्स की जो सेल है, इनमें खुद से एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं, इम्पल्स को जनरेट करा सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। जैसे आपका हार्ट है, देखिए हार्ट में आपकी ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड खुद से इम्पल्स जनरेट कराती है ना, इसीलिए तो उसे क्या बोलते हैं, हम पेसमेकर बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब जो हमारी स्मूथ और कार्डियक मसल है, इसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो खुद मसल उसको इनिशिएट करेगी। बट हाँ, जो आपकी जो भी आपके कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उनको मॉड्यूलेट जरूर किया जा सकता है बाय न्यूरॉन्स, ठीक है। जैसे आपको देखा होगा आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के केस में दो टाइप के सिस्टम हमने पढ़े हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। दोनों सिस्टम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक्ट करते हैं। अगर मैं हार्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, कार्डियक आउटपुट को कम करता है। वहीं दूसरी ओर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो इसका मतलब जब भी आपकी बॉडी को मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनिशिएट तो देखो आपकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल सेल ने खुद से कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करते समय आपकी बॉडी की नीड ज्यादा होती है, आपकी एनर्जी डिमांड ज्यादा होती है। वो एनर्जी डिमांड, ब्लड डिमांड कौन करेगा फुलफिल? ऑब्वियसली हार्ट जितना ज्यादा ब्लड पंप करेगा उतना ही ज्यादा ब्लड स्केलेटल मसल्स को मिलेगा और एनर्जी डिमांड पूरी होगी, क्योंकि ब्लड में ही आपका ऑक्सीजन भी है और न्यूट्रिएंट भी है। तो ऐसे केस में आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो इनिशिएशन था वो तो स्मूथ और कार्डियक मसल सेल ने इटसेल्फ खुद ही कर लिया, लेकिन मॉड्यूलेशन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो सकता है। जब आपको जैसी जरूरत है आप उस हिसाब से मसल्स को काम करवा सकते हैं ज्यादा। बट डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया है। एक सेक्शन था स्केलेटल मसल का, दूसरा स्मूथ और कार्डियक मसल का। स्केलेटल मसल टोटली न्यूरोजेनिक है, वो न्यूरॉन्स पे ही डिपेंडेंट है, खुद से उसमें इनिशिएट करने की पावर है नहीं। लेकिन स्मूथ और कार्डियक मसल के केस में जो इनिशिएशन है वो खुद से हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मायोजेनिक, है ना। मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा और जो मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको मॉड्यूलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम काम कर सकता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फॉर्म में। क्लियर कट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नाउ स्टार्ट करते हैं हम विद द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस कि किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में भी आपको बोला था कि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के केस में जो आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो बिल्कुल सेम होता है, जबकि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न थोड़ा अलग है। क्योंकि ये जो मैंने डायग्राम अभी बना हुआ है इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने बताया था ये जिगजैग जो लाइनें दिख रही हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं, जो कि क्या है, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो ये जो जेड लाइन है ये स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में तो प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसमें स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं। लेकिन स्मूथ मसल के केस में ये जेड लाइन नहीं होती है, वहां पे क्या होते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। वो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, स्पेशली जो हम फोकस करने जा रहे हैं वो हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अभी जो हम मेजर फोकस करेंगे वो स्केलेटल और कार्डियक को ही फोकस कर रहे हैं, स्मूथ मसल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कि किस तरीके से हमारी स्केलेटल मसल या फिर कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ऑल्दो जो लास्ट में आपका मैकेनिज्म होगा वो कॉमन मैकेनिज्म होगा, वो स्मूथ मसल के केस में भी आ जाता है। जो एक्टिन मायोसिन स्लाइड करते हैं ना, एक्टिन और मायोसिन मिलती हैं, वो स्मूथ मसल के केस में भी वही होना होता है, लेकिन स्टार्टिंग में पैटर्न चेंज हो जाता है, तो इसलिए मैं उसे अलग से डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्पेशली अभी फोकस कर रहे हैं स्केलेटल मसल में। देखिए
होता क्या है, मैंने क्या बोला कि स्केलेटल मसल में जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, न्यूरोजेनिक। तो इसका मतलब न्यूरॉन्स रहेंगे, है ना, न्यूरॉन्स के बिना काम नहीं चलना। सपोज ये आपका एक न्यूरॉन का एंड टर्मिनल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल। पता है आपको एक्सोन टर्मिनल के अंदर क्या होती हैं, आपकी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, और वेसिकल्स के अंदर क्या रहता है आपका, इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। अभी हम देखो ये कौन सा वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, पता चल रहा है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये एक न्यूरॉन है, इसके नीचे देखो ये आपका मसल की एंड प्लेट है, ठीक है, इससे नीचे आपकी मसल है, ये पूरा एरिया मसल का है, ये पूरा जो बोर्ड में आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं इतने में ही दिखा रही हूँ। तो हुआ क्या, देखो इस तरीके से मैं इसे बढ़ा देती हूँ, ये पूरा मसल है, ठीक। अब देखिए ये मसल एंड प्लेट है, यानी कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में ये हमारा क्या है, मसल है, ठीक है, न्यूरॉन और मसल के बीच का जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से मसल के सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये कौन से रिसेप्टर होते हैं, NM रिसेप्टर, ठीक है, निकोटिनिक, ठीक है, रिसेप्टर। अब ये कौन सा केमिकल है, ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो वेसिकल के अंदर बैठा हुआ है, ये कौन सा है आपका, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा आपका न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व रहता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, दिमाग में रखना। तो क्या हुआ, देखो ये न्यूरॉन के अंदर जो वेसिकल थी उनके अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड है, मसल के सरफेस में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात हो रही है, अभी पैरालिसिस वाला केस नहीं बता रही मैं कि भाई ये रिसेप्टर गायब हो गए या फिर आपका न्यूरॉन ही नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी नॉर्मल केस है। न्यूरॉन के पास अपना केमिकल है, मसल एंड प्लेट के पास अपने रिसेप्टर हैं, कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक, ठीक है। ये आप स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन के दो टाइप के रिसेप्टर थे, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। फिर निकोटिनिक के भी दो सब टाइप होते हैं, एक तो होता है NM, एक होता है NN, ठीक है। NM जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट रहेगा, और जो NN होता है वो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे होता है। गैंग्लिया जहाँ पे आपकी सारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, चाहे पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, सबके गैंग्लिया, सेल बॉडी जहाँ पे प्रेजेंट रहती है ना, इकट्ठा रहती है, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फोकस करेंगे स्पेशली इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो मैंने बोला आपसे कि जो आपके मसल है, स्केलेटल मसल है, वो स्पेशली न्यूरोजेनिक है, न्यूरोनल डिपेंडेंट है। न्यूरॉन ने अपने अंदर केमिकल रखा हुआ है, ये केमिकल को कब रिलीज करेगा, कब रिलीज करेगा, जब ब्रेन से मैसेज आएगा। ब्रेन से जब मैसेज आता है, न्यूरॉन को मैसेज मिलता है, तो न्यूरॉन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, न्यूरॉन में जो एक्सोन होता है आपका, एक्सोन में आयंस का मूवमेंट होने लगता है, सोडियम अंदर जाता है, ठीक है, कैल्शियम उसका पीछा करते हुए अंदर जाता है, और पोटेशियम कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये तीन आयंस का मूवमेंट होता है, सोडियम कैल्शियम अंदर जाएगा, फिर उसके बाद पोटेशियम बाहर आएगा, और इन मूवमेंट की वजह से एक इम्पल्स जनरेट होगी। इम्पल्स देखेंगे कैसी होती है, इम्पल्स ऐसी होती है, ये पहले भी हमने किया हुआ है, ठीक है। इम्पल्स ये है, ये ऊपर को जो गया है, ये लाइन जो ये डीपोलराइजेशन है किसकी वजह से हुआ, सोडियम की वजह से। जो ये वाली फेज आई है किसकी वजह से आई, कैल्शियम की वजह से। जो डाउन फेज रीपोलराइजेशन की फेज आई, पोटेशियम की वजह से। तो तीन आयंस की वजह से ही क्या होती है, एक इंपल्स जनरेट होती है। ये तीन आयंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही ये तीन आयंस अंदर बाहर हुए, उसकी वजह से इंपल्स जनरेट हुई, और इंपल्स जनरेट होने की वजह से ही ये एसिटाइल कोलिन जिस वेसिकल में आपका स्टोर्ड था, ये वेसिकल क्या हुई, बर्स्ट हुई, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। ये डिटेल में आप न्यूरोनल ट्रांसमिशन में देख सकते हो, अभी फिलहाल मैं इस पे ही फोकस कर रही हूँ। इस तरीके से ये वेसिकल बर्स्ट होंगी, ठीक है, अलॉन्ग विद एक्सोनल मेम्ब्रेन, और सारा जो आपका ट्रांसमीटर है, जो आपका केमिकल है एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, वो कहाँ आ गया, जंक्शन में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। ऑब्वियसली ये जैसे ही आया, इसने ढूंढा, इसे अपने रिसेप्टर मिल गए, NM रिसेप्टर, बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ। बाइंडिंग होते ही क्या होगा आपका, आपको ध्यान रखना है कि ये
ये जो रिसेप्टर है ये कैसे रिसेप्टर हैं? आपके आयन चैनल रिसेप्टर हैं। और आयन चैनल रिसेप्टर कैसे होते हैं? ऐसे रिसेप्टर जो कि क्या करते हैं, जिनसे आपका जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड होता है ये अपने अंदर के चैनल्स को ओपन कर देते हैं, है ना। तो क्या होगा, देखो जैसे ही बाइंडिंग हुई इन रिसेप्टर्स में जो चैनल थे वो ओपन हो गए इस तरीके से। देखो चैनल ओपन हो गए, और चैनल ओपन होते ही कौन कौन से आयन अंदर गए? सोडियम अंदर गया, पोटेशियम अंदर गया एंड कैल्शियम अंदर गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सोडियम आया, पोटेशियम आया, कैल्शियम अंदर आया। ये होता है। क्लियर हो गया? मेन काम क्या था, इन आयन चैनल्स को हमने ओपन करना था। जो रिसेप्टर्स जिसमें आयन चैनल है इसमें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल बाइंड होता है वैसे ही ये चैनल ओपन होते हैं और आयन आपके कहाँ आ गए? मसल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखें क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करेगा ना वो कौन सा आयन है? कैल्शियम आयन। तो मैं इसे हटा रही हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ कि हमारा कैल्शियम अंदर आ चुका है। कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसे छोड़ते हैं। ठीक हो गया, कैल्शियम कैसे बढ़ा ये आपको पता चल गया है। अब देखिए मेजर जो पॉइंट है वो क्या है। हमने अभी क्या बोला था सार्कोमिया के केस में कि ये जो एक्टिन है और ये मायोसिन है ये एक दूसरे से दूर दूर है, इन्हें पास लेके आना है। अब देखें ये पास कैसे आएंगे और ये पास क्यों नहीं आ रहे। रिलैक्स स्टेट में जब रिलैक्सेशन हुआ है मसल का तो ऐसा क्या हुआ है कि मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो अब ये समझते हैं। फर्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए, इसे बाद में कनेक्ट करेंगे। देखिए जो हमारा मायोसिन होता है ये रेड कलर से मैंने शो किया हुआ है इस साइड, तो मैं रेड से ही इसे शो कर रही हूँ। मायोसिन का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है। देखो ये है हमारा मायोसिन। ठीक है, जो मायोसिन है आपका ऑब्वियसली एक प्रोटीन है ग्लोबुलर, जिसका हेड कैसा है? आपका ग्लोबुलर है। और याद रखिएगा ग्लोबुलर भी कैसा है आपका? 2 हेड प्रेजेंट है इसके। तो पूरा जो आपका मायोसिन होता है इसमें टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। 4 जो चेन होती हैं वो इसकी टेल और इसका हिंज पोर्शन बनाती है। ठीक है, जो नेक वाला पोर्शन है। तो जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इसकी टेल बनाएगी और हिंज बनाएगी, और जो ये 2 आपकी चेन बची हुई हैं वो क्या बनाएंगी? इसका ग्लोबुलर हेड बनाएगी। याद रखिएगा 6 पॉलीपेप्टाइड चेन टोटल मायोसिन को बनाती हैं। उसमें से जो 4 होती हैं वो लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होती है। लाइट हैवी में डिफरेंस समझ में आता है ना। हैवी मतलब जिसमें अमीनो एसिड क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, आपके ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे, और लाइट जिसमें कम रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी मायोसिन। अब ये मायोसिन के 2 हेड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हेड तो क्या करता है आपका? एटीपी बाइंडिंग हेड होता है, यानी कि यहाँ पे इस हेड से एटीपी आके जुड़ेगी। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग हेड बोल सकते हो आप, या साइड लिख देती हूँ मैं। ठीक है, इस हेड में क्या होगी? एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी, और ये दूसरे वाले हेड में क्या साइट प्रेजेंट होगी? एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगी। बीएस लिख रही हूँ बाइंडिंग साइट को। ठीक हो गया, तो आपको पता है क्योंकि मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होना है तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो होगा क्या? देखो ऑब्वियस सी बात है, मायोसिन को मूव करने के लिए, स्लाइड करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। तो एक तो इसके पास क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट है, और दूसरी क्या है? आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास क्या है? ये तो था हमारा अबाउट द मायोसिन। अब बात करेंगे हम किसकी? एक्टिन की। जो ये आपको दिख रहे हैं ना थिन फिलामेंट, ये देखें किस तरीके से अरेंज होते हैं। ये देखिए, मैं इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है, यहीं पे इसे बना लेते हैं। ये तो रहा हमारा मायोसिन, समझ में आता है कैसे काम करेगा। अब देखिए एक्टिन कैसा होता है। एक्टिन हमेशा ध्यान रखना, एक्टिन प्रोटीन इस तरीके से अरेंज्ड होता है ना, एक्टिन में 2 आपकी चेन होती हैं और ये एक दूसरे पे बिल्कुल क्वाइल्ड होती हैं। मैं इसमें क्वाइलिंग कम से कम दिखाने की कोशिश करूंगी। ये है क्वाइलिंग हो रही है जो। ठीक है, सपोज ये आपका क्या है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्टिन की 2 चेन है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है जिन्होंने कॉइलिंग की हुई है। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से इनके जो बीच में मॉलिक्यूल है, एक्टिन जो प्रोटीन है, इसके जितने भी अमीनो एसिड हैं इसमें क्या है? इस तरीके से जो ब्लैक कलर से मैं डिनोट कर रही हूँ ये आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये जो है आपको ब्लैक कलर से जो दिख रही है ना, ये है आपकी मायोसिन
बाइंडिंग साइट, इसी से मायोसिन बाइंड हो सकता है। अब होता क्या है देखो, एक्टिन के साथ एक प्रोटीन अटैच्ड होती है। कौन सी वो प्रोटीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से एक्टिन के साथ आपकी प्रोटीन अटैच्ड होती है। मैं कुछ ही प्रोटीन यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये प्रोटीन कौन सी है, इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। क्या है, ट्रोपोनिन। अब ये प्रोटीन क्या करती है, ऐसा क्या कर रही है इस प्रोटीन को जो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रोपोनिन होती है ना प्रोटीन, इसमें 3 बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। एक होती है आपकी TOC, एक होती है TOT, एक होती है TOA। तो ये देखिए TOC मतलब C किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम को, यानी कि ये वाली जो साइट होगी ये ट्रोपोनिन में ही प्रेजेंट है बेटा, 3 साइट प्रेजेंट है। ये वाली साइट किसको बाइंड करेगी, कैल्शियम को। ये वाली साइट, ये T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन को, ठीक है। ये भी आपकी एक प्रोटीन ही है, ट्रोपोमायोसिन। और ये तीसरा जो है ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिन को। यानी कि ये ट्रोपोनिन ऐसी प्रोटीन है जिससे कैल्शियम भी बाइंड हो सकता है, ट्रोपोमायोसिन भी बाइंड रहता है और एक्टिन भी बाइंड हो सकता है। तो देखें किस तरीके से होता है और किसका क्या क्या रोल है। तो हमें समझ में आया कि ट्रोपोनिन के पास 3 साइट है। अब क्या होता है देखो, जब ये हमारी जो मसल है जब रिलैक्स है, यानी कि जब एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से दूर दूर है, तो उस टाइम पे होता क्या है, ये ट्रोपोनिन किस तरीके से, देखो अब आप, ये ट्रोपोनिन अपने साथ क्या बोला मैंने, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कौन सी होती है, ट्रोपोमायोसिन। तो देखो इस तरीके से ये क्या करेगी, मैं केवल एक ही साइड दिखा रही हूँ बेटा इसकी। इस तरीके से ये प्रोटीन आपको दिख रही है, इसने क्या किया, इस प्रोटीन ने आपका क्या किया है, जो आपकी मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट थी ना, सेम वेज में यहां से भी दिखा देती हूं। ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का आपको लाइनिंग्स दिख रही है, ये ग्रीन कलर से हुआ क्या है, ये कौन सी प्रोटीन बनाई है मैंने, ये है आपका ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये ग्रीन कलर से जो शो किया हुआ है ये है आपका ट्रोपोमायोसिन। अब देखो इसने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसे ब्लॉक कर दिया है। यानी कि अब यहाँ पे मायोसिन बाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां मायोसिन बाइंड हो सकता था वो साइट पूरी किसने ब्लॉक कर दी है, ट्रोपोमायोसिन ने। मैंने बोला ना ये कहाँ पे अटैच्ड है, ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। आप इसकी अटैचिंग कहाँ पे बताएंगे, ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है ट्रोपोमायोसिन को अपने साथ अटैच करके रखता है, और ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से देखो मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर दिया। अब आप सोचिए कि जब तक ये ट्रोपोमायोसिन इस तरीके से है तो क्या आपका मायोसिन आके बाइंड हो पाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग साइट ब्लॉक हुई है। देखो अब क्या होगा, ये था रिलैक्स स्टेट की बात, जब आपकी मसल रिलैक्स है, इसीलिए आपका मायोसिन अलग है और एक्टिन अलग है, क्योंकि एक्टिन में जो बाइंडिंग साइट है वो ब्लॉक हुई है और मायोसिन आ नहीं सकता। अब क्या होगा, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पे क्या होगा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, इस प्रोसेस की वजह से क्या अंदर आया था, कैल्शियम अंदर आया था। अब देखो ट्रोपोनिन के पास एक और साइट प्रेजेंट है, TOC, किसको बाइंड करने के लिए, कैल्शियम को बाइंड करने के लिए। तो आसानी से कैल्शियम आएगा और इन ट्रोपोनिन प्रोटीन से क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। मैं यहीं पे दिखा रही हूं, तो कैल्शियम आया और कैल्शियम बाइंड कर गया विद ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। जैसे ही ये कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड करेगा, ये ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे ही ये जो कैल्शियम आया, कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ, तो ट्रोपोमायोसिन जो ट्रोपिन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो हट गया, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से खिसक गया, और इसकी वजह से ये जो साइट्स ब्लॉक हुई थी ये क्या हो गई, ओपन हो गई। देखें कैसे ओपन हुई है, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से था ना, छोटा सा स्पेस लेके चलते हैं, ज्यादा नहीं। ये था, देखिए इसके अंदर ये हमारी क्या थी, बाइंडिंग साइट थी, जहाँ पे कौन बाइंड होगा, मायोसिन बाइंड होना था। अब क्या पहले क्या हुआ था, ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया हुआ था। अब देखो जैसे ही कैल्शियम आएगा और यहाँ पे आपकी प्रोटीन प्रेजेंट है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रोटीन दिखा लेते हैं, अब एक ही प्रोटीन में बना रही हूँ। जैसे ही कैल्शियम आया और इस प्रोटीन से बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन प्रोटीन से कैल्शियम की जैसे ही बाइंडिंग हुई,
ये जो ट्रोपोमायोसिन था ये अलग हो गया, देखो ऐसे आ गया। क्या हुआ इसके ऐसे आने से? जो साइड्स थी वो ओपन हो गई, जो मायोसिन की बाइंडिंग साइड है वो ओपन हो गई। देखो अभी कैसे था, अब देखो कैसा हो गया है। ठीक है, किस वजह से हुआ? खाली कैल्शियम के आने की वजह से। और कैल्शियम कहाँ से आया था बेटा? पढ़ चुके हैं हम, ब्रेन ने मैसेज दिया था, न्यूरॉन टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ था, अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंडिंग की वजह से आयन चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आया, है ना। अब जब कैल्शियम अंदर आ चुका है तो कैल्शियम ने क्या किया? ट्रोपोनिन से बाइंड हुआ। बाइंडिंग होते ही आपका ट्रोपोमायोसिन जगह से हट गया बाइंडिंग साइड से, जहां पे मायोसिन बाइंड होता था वो साइड अब फ्री हो चुकी है। अब क्या होगा? अब आसानी से आपका जो मायोसिन है, ठीक है, मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है, जब हम बात कर रहे थे ना, इस तरीके से रहेगा। देखो स्लाइडिंग इस तरीके से होती है, नीचे इस तरीके से मायोसिन रहता है आपका, और मायोसिन के ये आपके हेड हो गए। ठीक है, ये है। इसको आप किसी भी तरीके से आप अपना सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। ये आपका मायोसिन है। अब आसानी से ये मायोसिन का जो हेड है आपका, जो कौन सा हेड है? एक्टिन बाइंडिंग हेड है। दो हेड देखे थे ना, एक हेड एक्टिन से बाइंड कराता था, एक एटीपी बाइंडिंग था। एटीपी तो मायोसिन के मूवमेंट के लिए जरूरी होगा। ये एक्टिन बाइंडिंग हेड आपका मायोसिन के साथ क्या करेगा? कॉन्टेक्ट में आएगा और इस तरीके से स्लाइडिंग होगी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जब आपका एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, ये मायोसिन है थिक फिलामेंट, ये एक्टिन है थिन फिलामेंट। मायोसिन एक्टिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है और इसी स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है आपका? जितना ये स्लाइड करेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका? इस स्लाइडिंग की वजह से ही आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम किस तरीके से अंदर आया और कैल्शियम ने एक्टिन में ऐसे क्या चेंज किए कि वो मायोसिन के साथ बाइंड होने को तैयार हो गया। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। अब खुद देखिए, अगर ये दोनों एक दूसरे से क्लोज होंगे तो क्या होगा? एक्टिन अंदर को, देखो अभी मान लो एक्टिन इतना था, ठीक है, सपोज ये एक्टिन की डिस्टेंस है, अभी जब रिलैक्स था, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ऊपर वाले में, ठीक है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? एक्टिन और अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर आ रहा है ना, इस तरीके से अंदर चला जाएगा। तो क्या होगा? एज जोन जो अभी इतना बड़ा था अब क्या हो गया? छोटा हो गया। एज जोन की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। दूसरा यहाँ देखो, जो आपका ए बैंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए बैंड मायोसिन की लेंथ को बताता है, मायोसिन की लेंथ वही रहेगी, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा? जेड लाइन एक दूसरे के पास आएगी, तो पास आने की वजह से क्या होगा? एक्टिन और अंदर की ओर चला जाएगा और जो एस जोन की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एस जोन, आई बैंड, ये सब मैं प्रीवियस पार्ट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। और सेम आपका आई बैंड जो है, ये लाइट बैंड जो है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? देखो यहाँ से जेड लाइन अंदर की ओर खिसकेगी और ये वाली जेड लाइन यहाँ से भी अंदर की ओर खिसकेगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एस जोन और आई बैंड की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो तभी क्लियर हो सकते हैं जब आप चीजों को समझोगे। जेड लाइन एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे ये आपको समझना है। केवल ये एक जेड लाइन है, दो सार्कोमेयर की थी, ये वाली भी पास आएंगी, है ना। इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शन आपका कॉन्टिन्यूएशन में होता रहेगा, हर सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल जो न्यूरॉन है ये बहुत सारे मसल फाइबर को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एट द सेम टाइम होता है, एक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूरॉन आएगा वो केवल एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, यहाँ पे बहुत सारे मसल सेल्स प्रेजेंट होंगी, एक मसल सेल है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी मसल सेल प्रेजेंट होंगी और उनके अंदर भी सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल होगा और उसका इफेक्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, आपका एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। देखिए कार्डियक मसल में भी सेम यही प्रोसेस होनी है आपकी, लेकिन आपका जो ये वाला
वहां पे फिनोमिना काम नहीं करेगा, एसिटाइलकोलिन वाला इनर्वेशन। कार्डियक मसल के केस में अलग फैक्ट मैंने बताया, कार्डियक और स्मूथ मसल जो होती हैं वो खुद से क्या कर सकती हैं, आपका इम्पल्स को जनरेट कर सकती हैं, उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं है, न्यूरोनल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कभी बाहर से कुछ मॉड्यूलेशन होना है तो हो सकता है, एसिटाइलकोलिन की वजह से भी मॉड्यूलेशन हो सकता है। बट हार्ट में कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, कार्डियक सेल में कौन से होते हैं, M2 रिसेप्टर, ध्यान रखेंगे। यहाँ NM है क्योंकि हम मसल्स की बात कर रहे हैं। अगर हार्ट में इसके इनर्वेशन की बात करूं तो वहां पे कौन से वाले हैं, आपके M2 रिसेप्टर हैं जो हार्ट में प्रेजेंट है। और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं तो कौन से रिसेप्टर हैं हार्ट में, β1 रिसेप्टर, ठीक है। सेम वेज अगर स्मूथ मसल्स की मैं बात करती हूँ तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में कौन से रिसेप्टर होते हैं स्मूथ मसल में, M3 रिसेप्टर। जबकि अगर बात करें हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तो कौन से होते हैं आपके, β2 रिसेप्टर। तो रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए इफेक्ट भी अलग अलग आते हैं। बट ध्यान ये रखना है आपने कि इस केस में, स्केलेटल मसल के केस में तो मस्ट है कि न्यूरोनल होना चाहिए इनर्वेशन। बट कार्डियक और स्मूथ मसल खुद से भी कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट खुद से भी करेंगी तो फाइनली होना यही है, ये एक्टिन मायोसिन वाला कॉन्सेप्ट दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। बट जो स्मूथ मसल का केस है, मैंने बताया स्मूथ मसल के केस में क्योंकि जेड डिस्क नहीं है और उसमें क्या होते हैं, आपके डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से उसमें कॉन्ट्रैक्शन शो होता है वो मैं आपको प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ। तो अगर आप इस पार्ट को कर रहे हैं तो पहले आप उस पार्ट को देखिए, क्योंकि दोनों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे ना तो तब आपको बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये था अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की। तब तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू।